अक 24 हिंदी अध्याय 231 अध्याय 158 जियांग हे का सदमा ईश्वरीय विपथन का वध अराजक इच्छा शक्ति। एक 5 स्तरीय बलवान। जियांग हे ने एक क्षण के लिए सोचा, शायद बहुत समय हो गया है जब कोई 5 स्तरीय ताकतवर व्यक्ति तियानकी स्टार पर उतरा हो। मुझे आश्चर्य है कि यही यहाँ क्या करने का इरादा रखता है। इसके अलावा ये तथ्य कि गार्जियन ने अनिवार्य सम्मन आदेश जारी किया है, ये दर्शाता है कि वे किसी महत्वपूर्ण शक्ति या संघ के भीतर किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकते हैं। जियांग हे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए किमिंग शहर की ओर आ रहे तियानकी स्टार के चौथे स्तर के पारलौकिक लोगों की ओर देखा। पास खड़े लू हाइचुआन और मेई हुआ ने सहमति में सिर हिलाया। एक साथ इतने सारे चौथे दर्जे के पारलौकिक लोगों का एकत्र होना ये दर्शाता है कि तियानकी स्टार पर कुछ बड़ा घटित हो रहा है। आशा करते हैं 5 स्तरीय ताकतवर लोगों के बीच संघर्ष का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जियांग हे ने एक कड़वी मीठी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। किमिंग शहर में वह चौथे दर्जे का स्वर्ण शरीर वाला मार्शल आर्टिस्ट था जिसे किसी का डर नहीं था, लेकिन 5वें दर्जे के ताकतवर व्यक्ति की मौजूदगी में जियांग ही महत्वहीन था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जियांग हे और लू हाइचुआन साथ ही मेई हुआ दोनों ही इस घटना को सुरक्षित रूप से पूरा करना चाहते थे। जल्द ही तियानकी स्टार के सभी चौथे स्तर के ताकतवर लोग किमिंग शहर के बाहर इकट्ठा हो गए। उनकी संख्या 1000 थी। चाहे वह 108 ऊपरी सितारा शहरों से हो या तियानकी स्टार के सती शहरों से, सभी चौथे स्तर के ताकतवर लोग यहां एकत्र हुए थे। इससे किमिंग शहर के बाहर का क्षेत्र गतिविधि से गुलजार हो गया। लोगों ने अनिवार्य समन आदेश पर चर्चा की तथा इस बात पर भी कि गार्जियन को इसे जारी करने के लिए किसने प्रेरित किया। जल्द ही सभी की दृष्टि में इंद्रधनुषी प्रकाश की 3 धारियां दिखाई देने लगीं। वे यहाँ हैं। 3 लोग। भगवान वू शान के अलावा अन्य 2 कौन हैं? जैसे ही इंद्रधनुषी प्रकाश की 3 धारियां दिखाई दीं, सभी लोग अन्य 2 व्यक्तियों के बारे में बहुत उत्सुक हो गए। जल्द ही इंद्रधनुषी रोशनी की 3 धारियां भीड़ के सामने प्रकट हुईं और उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लॉर्ड वू शान उनमें सबसे अंत में थे। वह अपने सामने खड़े 2 युवकों के प्रति भी बहुत सम्मानपूर्ण लग रहा था। प्रभु, तियानकी स्टार के सभी चौथे स्तर के पारलौकिक लोग आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में किमिंग शहर के बाहर एकत्र हुए हैं। तियानकी स्टार पर सभी के सामने वू शान ने आदरपूर्वक लू शेन को प्रणाम किया और बोला। ये बयान एक बम की तरह था जिसने तियानकी स्टार के सभी चौथे स्तरीय पारलौकिक लोगों के दिलों में एक बड़ा झटका दिया। तियानकी स्टार के संरक्षक ने वास्तव में इस युवक को भगवान कहकर संबोधित किया। क्या हो रहा है? इस समय हर कोई हतप्रभ था। किमिंग शहर के 3 चौथे दर्जे के ताकतवर लोग लू शेन को पहचानकर पूरी तरह से दंग रह गए। लू शेंग। जियांग हे बोलने से खुद को रोक नहीं सका, उसकी आवाज में झिझक थी। जियांग हे ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वू शान का सम्मान पाने वाला व्यक्ति लू शेंग था जिसने 10 साल पहले युकाई हाई स्कूल से स्नातक किया था। उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि लू शेन पहले से ही 5वें स्तर के अमर क्षेत्र मार्शल कलाकार बन चुके थे। न केवल जियांग हे बल्कि लू शेन को पहचानते ही लू हाइचुआन की अभिव्यक्ति भी बदल गई, उसकी निगाहें जटिल हो गईं। उनके बगल में खड़ी मेई हुआ को भी लू शेन के साथ हुई कई पुरानी बातें याद आने लगीं और यह पुष्टि करने के बाद कि उसने लू शेन को नाराज नहीं किया है, उसने राहत की सांस ली। फिर भी लू शेन की ओर उसकी निगाहें जटिल बनी रहीं। वह युवा लड़का जो भूमिगत क्षेत्र में लड़ा था, अब वह ऐसा व्यक्ति बन गया है जिस तक मैं भी नहीं पहुंच सकता। मेई हुआ ने चुपचाप सोचा। भीड़ के हाव भाव अलग अलग थे और लू शेन की निगाहें उन पर पड़ीं, अंततः जियांग हे पर टिक गईं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रिंसिपल, बहुत समय हो गया मुलाकात। चमकदार मुस्कान ने जियांग हे को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। आप? जियांग हे बोलने ही वाला था कि उसने लू शेन को कहते सुना। आप हमेशा मेरे प्रिंसिपल रहेंगे। इन शब्दों ने जियांग हे को बहुत प्रभावित किया और उसके चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। आसपास की भीड़ को भी लू शेंग और चेन मोयुन की पहचान याद आने लगी और जियांग ही की ओर उनकी निगाहों में ईर्ष्या की झलक दिखाई देने लगी। लू शेंग के पीछे वू शान ने ये सब देखा। मुस्कुराने से पहले उसकी आंखें झपक गईं। बहुत हो गई खुशामदें। लू शेंग ने जियांग हे से अपनी नजर हटा ली और शांत भाव से भीड़ की ओर देखा। तियानकी स्टार पर एक अराजक इच्छाशक्ति कहर बरपा रही है। इस बार मुझे आप सभी की मदद की जरूरत है ताकि आप इसे तियानकी स्टार की खनिज गुफाओं से बाहर निकाल सकें। आपको अपने जीवन का बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें।
लेकिन यदि कोई अवज्ञापूर्वक कार्य करता है। लू शेंग रुक गया और शांति से भीड़ को देखने लगा। लू शेंग ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सभी लोग उसके आशय को समझ गए और तुरंत उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हम आज्ञा मानते हैं। लू शेंग के उज्ज्वल भविष्य और 5वीं श्रेणी के पारलौकिक के रूप में उनकी पहचान को देखते हुए किसी भी 4थी श्रेणी के पारलौकिक ने उनका विरोध करने का साहस नहीं किया। आखिरकार अभी वू शान को भी लू शेंग के साथ अत्यंत सम्मान से पेश आना था। अब वू शान खनिज गुफाओं के निर्देशांक वितरित करेगा। आपका काम उस अराजक इच्छा को एक ही गुफा में धकेलना है। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। लू शेंग ने काम समझाया और फिर वू शान ने खनिज गुफाओं के निर्देशांक बांटने शुरू कर दिए। अपने अपने निर्देशांक मिलने के बाद सभी अपनी अपनी निर्धारित गुफाओं की ओर चल पड़े। जियांग हे का सदमा, ईश्वरीय विपथन का वध, अराजक इच्छा शक्ति _2। लू शेंग, चेन मोयुन और वू शान एक खनन गुफा के सामने खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग 10 मिनट के बाद दूर से गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहा था कि तियानकी स्टार के टियर 4 ट्रांसेंडेंट ने अपना कदम बढ़ा दिया है। चेन मोयुन ने ये सब होते देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह अलौकिक प्राणी बेहद सतर्क है। भले ही इसके पास टियर 5 की युद्ध शक्ति है, लेकिन ये टियर 4 ट्रांसेंडेंट से चौंक जाएगा। अगर हर खनन गुफा के बाहर टियर 4 ट्रांसेंडेंट होंगे तो यह निश्चित रूप से घबरा जाएगा। और तब तक चेन मोयुन ने आगे की खनन गुफा पर नजर डालते हुए कहा, ये गुफा ही एकमात्र स्थान है जहां वह छिप सकता है। चेन मोयुन की बातें सुनकर लू शेंग ने सिर हिलाया, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया और खनन गुफा के बाहर शांति से इंतजार करने लगा। टकराना, लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें तेज होती गईं, साथ ही शक्तिशाली ऊर्जा के विस्फोट भी होने लगे। जल्द ही लू शेंग को गुफा की गहराई से एक भयानक उपस्थिति का आभास हुआ जो तेजी से उसकी ओर आ रही थी। लू शेंग की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। अलौकिक प्राणी आ रहा है। ये सुनकर चेन मोयुन और वू शान के चेहरे पर तुरंत गंभीरता छा गई। यद्यपि वह प्राणी अपनी चेतना खो चुका था और मात्र एक सहज प्रवृत्ति से प्रेरित राक्षस बन चुका था, फिर भी उसके पास टियर 5 की युद्ध शक्ति थी। चेन मोयुन साधना के मामले में केवल अंतिम चरण के स्तर 4 पर था, हालांकि उसके पास विशाल दिव्य सैनिक का प्रवर्धन भी था, और वू शान हालांकि एक स्तर 5 यांत्रिक पुजारी था, बूढ़ा और कमजोर था, जो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। उस प्राणी का सामना करते हुए भी थोड़ा डर बना हुआ था। ग्रर, अचानक गुफा से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आई, जो बाहर खड़े तीनों को डराने वाली प्रतीत हुई। स्पष्टतः लू शेंग और अन्य लोगों ने जानबूझकर अपनी उपस्थिति नहीं छिपाई थी और उन्हें प्राणी ने पहचान लिया था। अगले ही पल धमाका, गुफा के आसपास का क्षेत्र फट गया और एक यांत्रिक राक्षस बाहर निकल आया। ये यांत्रिक राक्षस अब किसी मानव जैसा नहीं दिखता था, ये पूरी तरह से यांत्रिक भागों से बना था। इसकी आंखें लाल थीं, जो ट्रांसफॉर्मर्स के ऑटोबोट्स जैसा दिखता था। वह प्राणी उन तीनों पर गुर्राया और तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़ा। कई टियर 4 उपस्थितियों के दबाव के कारण प्राणी अब छिप नहीं सका तथा लू शेंग और अन्य पर अपना क्रोध निकालने लगा। तथापि जैसे ही उस जीव ने हमला किया, काली रोशनी की एक लहर तेजी से फैल गई। जीवन और मृत्यु का क्षेत्र, जीवन और मृत्यु गहन प्रकाश। प्रकाश ने तुरंत ही उस प्राणी को घेर लिया। हालांकि लू शेंग को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आमतौर पर अजेय जीवन और मृत्यु के क्षेत्र का इस प्राणी पर न्यूनतम प्रभाव था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पूरी तरह से यांत्रिक है, इसलिए जीवन और मृत्यु क्षेत्र की जीवन शक्ति निष्कर्षण का इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है? लू शेंग थोड़ा हैरान हुआ। मालिक, सावधान, वू शान ने अचानक चेतावनी दी जब उसने देखा कि वह प्राणी जीवन और मृत्यु के दायरे में रहते हुए लू शेंग की ओर बढ़ रहा है। अत्यंत भयानक आभा उत्सर्जित करते हुए उसने लू शेंग पर मुक्का मारा, जिसका उद्देश्य उसे कुचलना था। अभी तक प्राणी की सहज क्रूरता का सामना करते हुए लू शेंग अविचलित खड़ा रहा। अगले ही पल लू शेंग के पीछे 100 मीटर ऊंचा सफेद मेचा चुपचाप प्रकट हुआ। प्रतिभा की मुहर। लू शेंग ने दीप्ति की मुहर में प्रवेश भी नहीं किया, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे प्राणी पर घुमाया। धमाका, मुट्ठियों की टक्कर से तुरंत एक भयानक ऊर्जा तरंग उत्पन्न हुई, जिसने चेन मोयुन और वू शान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने फिर से ऊपर देखा तो जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे दंग रह गए। टियर 5 प्राणी का यांत्रिक शरीर सील ऑफ ब्रिलियंस के प्रभाव से चकनाचूर हो गया तथा उसके हिस्से हवा में बिखर गए। और तब यह विस्फोट हो गया। धमाका, प्राणी का शरीर एक क्षण में चकनाचूर हो गया। यह चेन मोयुन ने देखा, उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं,
वो विश्वास नहीं कर सका कि प्राणी टियर 5 युद्ध शक्ति के साथ लू शेंग द्वारा इतनी आसानी से पराजित किया गया था। वो शान और भी अधिक हैरान हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह जीवन गुटों की विलक्षण प्रतिभा है। वह प्राणी तुरंत मारा गया। वो शान को प्यास लगी। वह अच्छी तरह से समझ रहा था कि टियर 5 प्राणी क्या दर्शाता है, लेकिन फिर भी लू शेंग ने तुरंत ऐसी इकाई को मार डाला था। एक पल के लिए वो शान ने लू शेंग को बढ़ी हुई श्रद्धा के साथ देखा। जैसे ही प्राणी का शरीर विघटित हुआ, लू शेंग की निगाहें अचानक तेज हो गईं। ये है। लू शेंग ने आंखें थोड़ी सिकोड़ी और उसकी उन्नत अनुभूति का उपयोग करते हुए दीप्ति की मोहर में प्रवेश किया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि विखंडन के साथ ही उस प्राणी में एक अराजक इच्छाशक्ति विलीन हो रही थी। इसके अलावा जिस क्षण यह अराजक इच्छा प्रकट हुई, दीप्ति की मुहर में होने के बावजूद लू शेंग को खतरे की तीव्र अनुभूति हुई। लगता है कि अगले ही क्षण यह अराजक इच्छाशक्ति मुझे सीधे नष्ट कर देगी। ये क्या चीज है? पहली बार लू शेंग के दिल में भय प्रकट हुआ। हालांकि जब लू शेंग भयभीत महसूस कर रहा था, तो उसने पाया कि दीप्ति की मुहर के अंदर मूल रूप से लियू याओ की शक्ति द्वारा छोड़े गए 3 निशान थे। इस समय इनमें से एक निशान सीधे गायब हो गया। इसके बाद दीप्ति की मुहर से एक शक्तिशाली जीवन ऊर्जा प्रस्फुटित हुई, जिसने तुरंत ही अराजक इच्छा शक्ति को घेर लिया। तीव्र जीवन शक्ति के आवरण के नीचे अराजक इच्छा चमत्कारिक रूप से विलीन हो गई। धीरे धीरे जीवन शक्ति अराजक इच्छा शक्ति के साथ इस संसार में लुप्त हो गई, मानो इसका कभी अस्तित्व ही न हो। यह वरिष्ठ बहन की विधि प्रभावी हो रही है। लू शेंग को होश आ गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी भय के भाव थे। अभी उस अराजक इच्छाशक्ति ने यहां तक कि वरिष्ठ भाई यांग झेन्युन और वरिष्ठ भाई कोंग लिंगहुई ने भी मेरे लिए संकट की ऐसी तीव्र भावना नहीं लाई। लेकिन वरिष्ठ बहन द्वारा छोड़े गए निशान से ये तुरंत नष्ट हो गया। बड़ी बहन की शक्ति कितनी ऊंचाई तक पहुंच गई है। लू शेंग का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे वो पल याद आ गया जब सीनियर सिस्टर ने यांग झेन्युन और बाकियों के साथ हाथापाई की थी। उसे थोड़ा सा लगा कि सीनियर सिस्टर ने खुद को रोक लिया था। अब ये दृश्य देखकर लू शेंग को और भी यकीन हो गया कि सीनियर बहन निश्चित रूप से अपनी ताकत छिपा रही थी। अन्यथा जो दृश्य अभी घटित हुआ, वह निम्न स्तरीय छठे चरण का ट्रांसेंडेंट आसानी से नहीं संभाल सकता था। मेरी बड़ी बहन छठे चरण में इतनी सरल नहीं लगती। लू शेंग ने अपने आप से फुसफुसाते हुए उस अराजक इच्छा को देखा जो नष्ट हो गई थी, और एक क्षण के लिए रुका। फिर वह दीप्ति की मुहर से बाहर निकला और उसे गहन वलय में रख दिया। इस दौरान चेन मुयुन और वू शान ने कुछ भी नहीं देखा था, यहां तक कि जीवन ऊर्जा के विस्फोट को भी स्वचालित रूप से दीप्ति की मुहर से निकलते हुए माना गया था। जहां तक अराजक इच्छा का प्रश्न है, यहां तक कि लू शेंग को भी इसे पहचानने के लिए दीप्ति की मुहर की धारणा के प्रवर्धन की आवश्यकता थी, ताकि अन्य लोग इसे कम ही देख पाएं। राक्षसी इकाई हल हो गया। चेन मोयुन ने लू शेंग की ओर देखकर मुस्कुराया। लू शेंग, धन्यवाद। राक्षसी इकाई को खत्म करना मूल रूप से चेन मोयुन का काम था, फिर भी उसने मुश्किल से कोई कदम उठाया और लू शेंग को ये सब संभालने के लिए छोड़ दिया। लू शेंग ने उदासीन भाव से अपना हाथ हिलाया, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से पहले की अराजक इच्छाशक्ति के निशान पर केंद्रित था। 5वीं अवस्था की राक्षसी सत्ता। इसमें इतनी भयानक शक्तियां कैसे आ गईं? क्या ये हो सकता है? लू शेंग ने कुछ सोचा था और उसके दिमाग में एक अंतर्दृष्टिकोण थी। आरोहण के प्रभु। असफल स्वर्गारोहण समारोहों से राक्षसी सत्ताएं उभरी। वे इसलिए असफल हुई क्योंकि वे स्वर्गारोहण के स्वामी की दृष्टि और अराजक इच्छाशक्ति का सामना नहीं कर सकी। जाहिर है, राक्षसी सत्ता की मृत्यु के बाद उसमें से फूटने वाली अराजक इच्छाशक्ति का उद्गम अवश्य ही आरोहण के भगवान से हुआ होगा। आरोहण के भगवान, आरोहण गुट। लू शेंग गहराई से चिंतन करने से खुद को नहीं रोक सका। लू शेंग द्वारा राक्षसी इकाई को मार दिए जाने के साथ चेन मोयुन का कार्य पूरी तरह से पूरा हो गया और वू शान ने अन्य चौथे चरण के ट्रांसेंडेंट को भी वापस ले लिया। मूल रूप से वू शान ने लू शेंग और चेन मोयुन के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए उनका भव्य मनोरंजन करने की योजना बनाई थी, लेकिन लू शेंग ने मना कर दिया था। लू शेंग जियांगहे के साथ किमिंग शहर लौट आए। परिचित शहर, सड़कों और स्कूल को देखकर लू शेंग का मन चकित हो गया। अब 10 साल हो गए हैं। लू शेंग ने लगातार आसपास के माहौल को याद करते हुए फुसफुसाया। थोड़ी देर बाद लू शेंग ने जियांगहे की ओर मुड़कर धीरे से पूछा, तो ओल्ड मास्टर ली वास्तव में मर चुके हैं? जियांगहे ने सिर हिलाया।
किमिंग शहर की वापसी यात्रा के दौरान जियांग हे ने लू शेन को शहर में हाल ही में हुए बदलावों के बारे में विस्तार से बताया था। स्वाभाविक रूप से लीमो का उल्लेख किया गया। हालांकि लीमो अंततः केवल एक प्रथम चरण क्यूई रक्त मार्शल कलाकार ही था जिसकी जीवन प्रत्याशा सीमित थी। 10 साल पहले उसकी दीर्घायु पहले ही समाप्ति के करीब थी। केवल दीर्घायु मुद्रा की साधना के कारण ही वह अपने अंतिम वर्षों में काफी अच्छी स्थिति बनाए रखने में सक्षम था। समय बीतने के साथ ली मो की अंततः वृद्धावस्था के कारण मृत्यु हो गई। सौभाग्य से लू शेंग के चले जाने के बाद जियांग हे ने ली मो की अच्छी देखभाल की, जिससे वह अपने अंतिम वर्ष अपेक्षाकृत आराम से बिता सके। उनके जीवन का अंतिम समय बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक बीता। जहां तक जियांग हे और गाओ फैन का सवाल है, चौथे चरण के गोल्डन बॉडी मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते जियांग हे के पास अभी कई साल बाकी थे और किमिंग शहर में वह लगभग एक स्थानीय राजा की तरह था। जबकि गाओ फैंग ने लू शेंग को प्रशिक्षित किया था, उन्हें सेना में भर्ती नहीं किया गया और वे यूकाई हाई स्कूल में ही रहे तथा मार्शल आर्ट कक्षा के छात्रों के एक के बाद एक बैच को पढ़ाते रहे। अब तक बाद में लू शेंग जियांग हे के साथ गाओ फैंग से मिलने गए, जो लू शेंग की वापसी पर बहुत खुश थे, लेकिन उनकी वर्तमान उपलब्धियों के बारे में जानकर भावुक हो गए। अंततः जाने से पहले लू शेंग एक परिचित भोजनालय में गया और अपने पुराने दोस्त से मिला। झाओ फैंग अब लगभग 30 वर्ष का हो चुका था। उसने भोजनालय के मालिक की बेटी से विवाह कर लिया था और मालिक का पद संभाल लिया था। दोनों भोजनालय में एक मेज पर बैठे थे, उनके चारों ओर बियर की बोतलें रखी हुई थीं। झाओ फैंग ने नशे में कहा, अगली बार तुम फिर कब लौटोगे? लू शेंग ने शांति से नशे में धुत झाओ फैंग को देखा। 5वें स्तर के पारलौकिक होने के नाते बियर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अगली बार लू शेंग ने फिर से झाओ फैंग की ओर देखा, फिर अपना सिर उठाकर तारों भरे आकाश की ओर देखा। शायद फिर कभी नहीं। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, झाओ फैंग अंततः शराब के नशे में धुत होकर मेज पर गिर पड़ा। अगले दिन लू शेंग आकाशीय गुप्त सितारा शहर के निकट अंतरिक्ष क्षेत्र में पहुंच गया। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुके 6000 से अधिक छात्र पहले से ही वहां मौजूद थे और लू शेंग का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने लू शेंग को देखा, उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या ये सीनियर लू शेंग है? मैंने सुना है कि सीनियर लू शेंग कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष 100 में शामिल थे जब उन्हें स्टार रिवर अकादमी में प्रवेश मिला था। वास्तव में 10 साल पहले प्रवेश परीक्षा में सीनियर लू शेंग हमारे तियानकी स्टार के शीर्ष स्कोर थे। पहले की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन सिर्फ 10 सालों में ही सीनियर लू शेंग 5वीं श्रेणी के ट्रांसेंडेंट बन चुके हैं। मेरे पिता ने कहा कि हमारे तियानकी स्टार के संरक्षक को भी सीनियर लू शेंग का सम्मान करना चाहिए और मुझे भविष्य में ऐसा ही एक व्यक्ति बनने के लिए उनसे सीखना चाहिए। जैसे ही लू शेंग का चित्र भीड़ के बीच प्रकट हुआ, चर्चाओं और प्रशंसा भरी निगाहों की लहर दौड़ गई। अपने सामने खड़ी भीड़ को देखते हुए लू शेंग ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया और फिर अपना हाथ लहराया, जिससे स्वर्ग तक पहुंचने वाला जहाज प्रकट हो गया। गहरे हरे रंग का स्वर्ग पहुंचने वाला जहाज एक शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था। हालांकि यह 4थी श्रेणी के शिखर पर ही था, फिर भी तियानकी स्टार से आए स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के इन नए छात्रों के लिए यह पहले से ही एक दुर्लभ अंतरतारकीय जहाज था। वाह, जैसी कि सीनियर लू शेंग से उम्मीद थी, वह आसानी से एक 4थे दर्जे का अंतरतारकीय जहाज ला सकते हैं। यह जहाज इतना शानदार है, मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे भविष्य में कभी ऐसा अंतरतारकीय जहाज रखने का मौका मिलेगा। समूह उत्सुकता से बातें कर रहा था, जिससे लू शेंग उनकी बातें सुनकर हल्के से मुस्कुरा रहा था। उस समय उनमें उनसे क्या अंतर था? लू शेंग ने धीरे से कहा, स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज पर चढ़ो, मैं तुम्हें स्टार रिवर यूनिवर्सिटी तक ले जाऊंगा। लू शेंग के शब्दों के जवाब में भीड़ आज्ञाकारी रूप से स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज पर चढ़ गई। इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा में उन्होंने चाहे कितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो, लू शेंग के सामने यह महत्वहीन था। आखिरकार लू शेंग की पिछली उपलब्धियां उनसे कहीं अधिक थीं और अब वह 5वें स्तर के ट्रांसेंडेंट थे। उनके प्रति उनकी असीम प्रशंसा ने स्वाभाविक रूप से उन्हें उनके निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। एक बार जब सभी लोग स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज पर सवार हो गए, तो लू शेंग ने सेलेस्टियल मिस्ट स्टार सिस्टम 128वें स्टार सिस्टम टेलीपोर्टेशन स्टेशन के निर्देशांक दर्ज किए। स्वर्ग तक पहुंचने वाला जहाज फिर एक गहरे हरे रंग की लकीर में बदल गया और तुरंत ही दूर चला गया। दुबई द्वारा किए गए संशोधनों के बाद जहाज की लंबाई 300 मीटर से अधिक हो गई थी, जिससे ये 6000 से अधिक लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा हो गया था। हालांकि यह थोड़ा तंग था।
जहाज के नियंत्रण कंसोल पर खड़े होकर लू शेंग ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। मिशन का उद्देश्य इन नए छात्रों को स्टार रिवर विश्वविद्यालय तक सुरक्षित रूप से पहुंचाना था, ताकि यात्रा के दौरान अन्य ब्रह्मांडीय जीवन रूपों द्वारा किए जाने वाले किसी भी हमले को रोका जा सके। सौभाग्यवश सेलेस्टियल मिस्ट स्टार सिस्टम पीछे था, जिससे ऐसी मुठभेड़ें असंभव थीं। परिणामस्वरूप यात्रा सुचारू रूप से आगे बढ़ी और वे जल्द ही स्टार सिस्टम टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर पहुंच गए। स्टार सिस्टम टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करते हुए वे सेलेस्टियल मिस्ट स्टार सिस्टम से सीधे स्टार रिवर स्टार सिस्टम के टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर टेलीपोर्ट हो गए। हालांकि स्टार रिवर स्टार सिस्टम तक पहुंचने के बाद लू शेंग को अभी भी इन छात्रों को ट्रांसफर स्टेशन तक ले जाने की जरूरत थी, जहां अन्य गुटों में नामांकित छात्रों को उठाया जाएगा और उनके संबंधित गुटों में ले जाया जाएगा। वहां पहुंचने के बाद लू शेंग को केवल जीवन गुट में स्वीकार किए गए छात्र को गुट में वापस ले जाने की जरूरत थी। इस प्रकार यह मिशन पूरा हो गया। हालांकि स्टार नदी तारा प्रणाली में प्रवेश करने के बाद लू शेंग बेहद सतर्क रहा। स्टार रिवर स्टार सिस्टम मानव संघ की अग्रिम पंक्ति में था और अन्य ब्रह्मांडीय जीवन रूपों द्वारा हमलों के लिए प्रवण था। यहाँ खतरे सेलेस्टियल मिस्ट स्टार सिस्टम की तुलना में कहीं अधिक थे। पूरी यात्रा के दौरान स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज ने उच्च गति की उड़ान बनाए रखी और लू शेंग ने अपनी धारणा को बढ़ाया, अपने आसपास की हर चीज के प्रति सतर्क रहा। अचानक लू शेंग की नजर एक निश्चित दिशा में घूम गई। उसकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। अरे, यह क्या है? क्या यह एक मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर है? स्वर्ग तक पहुंचने वाले जहाज के बाहर देख रहे कुछ जिज्ञासु छात्रों ने देखा कि दूर से जहाज की ओर एक घनी चांदी जैसी बाढ़ आ रही है। चांदी की बाढ़ पूरी तरह से चांदी के रोबोटों से बनी थी। मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर, ये स्पष्ट रूप से एक अंतरिक्ष भूत है। एक तेज तर्रार छात्र ने चांदी के रोबोट को पहचान लिया और आश्चर्य से बोला, क्या अंतरिक्ष भूत? हम अभी अभी स्टार रिवर स्टार सिस्टम में प्रवेश कर चुके हैं और हमारा सामना पहले ही अंतरिक्ष भूतों से हो चुका है। ये तो बहुत बुरा है। अब हमें क्या करना चाहिए? एक क्षण के लिए स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज पर कई चेहरे पीले पड़ गए। स्टार रिवर विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले अधिकांश छात्र तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट थे। केवल एक चतुर्थ श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट था जो उस स्तर पर शुरुआती था, और यह ज्ञात था कि ब्रह्मांडीय शून्य में यात्रा केवल चौथे स्तर के गोल्डन बॉडी मार्शल आर्टिस्ट द्वारा ही सुरक्षित रूप से की जा सकती है। चौथे स्तर से नीचे वालों के लिए ब्रह्मांडीय शून्य में कदम रखने का मतलब निश्चित मृत्यु था। परिणामस्वरूप कमजोर दिल वाले कई छात्र घबराने लगे। घबराने की क्या बात है? सीनियर लू शेंग अभी भी यहाँ है। ये अंतरिक्ष भूत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चौथी कक्षा का अकेला छात्र आगे आया और ऊंची आवाज में बोला। तुरंत ही सभी को होश आ गया और उनकी निगाहें लू शेंग पर टिक गईं, जो नियंत्रण कंसोल पर चुपचाप खड़ा था। हाँ, सीनियर लू शेंग के यहाँ होने से हम ठीक रहेंगे। शेंग ने अपने पीछे से आती आवाज सुनी। अंतरिक्ष भूतों को लगातार स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज का पीछा करते हुए देखा। शांत भाव से उसने मुड़कर सभी से कहा, आप सब स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज पर मेरा इंतजार करें, मैं अभी आता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू शेंग ने सीधे स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज को रोक दिया और उसमें से बाहर निकलकर चांदी की धार की दिशा में बढ़ गया। वरिष्ठ लू शेंग, क्या अब वह कार्रवाई करने जा रहे हैं? मैंने पहले कभी 5वें दर्जे के शक्तिशाली व्यक्ति के तरीके नहीं देखे थे। सब लोग खिड़कियों के पास जमा हो गए और शीशे से लू शेंग को देखने लगे। इस पल उनके दिलों का डर काफी हद तक दूर हो गया था। उन्होंने देखा कि लू शेंग ब्रह्मांडीय शून्य में शांति से खड़ा होकर निकट आ रहे अंतरिक्ष भूतों को घूर रहा था। अचानक जीवन और मृत्यु का क्षेत्र विस्तृत हो गया, साथ ही शांत जीवन और मृत्यु का गहन प्रकाश भी प्रकट हुआ और वह पूरी तरह खिल उठा। एक क्षण में इसने अंतरिक्ष भूतों द्वारा निर्मित चांदी की धारा को अपने में समाहित कर लिया। संपर्क होते ही लू शेंग को वैसी ही अनुभूति हुई जैसी पहले दैवीय घृणा से लड़ते समय हुई थी। संक्षेप में, अंतरिक्ष भूत कुछ हद तक यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों के समान हैं। उनकी चेतना स्व में संग्रहित होती है और ये चांदी के रोबोट केवल उनके द्वारा नियंत्रित खोल हैं। जीवन और मृत्यु क्षेत्र द्वारा जीवन शक्ति का निष्कर्षण उन पर लगभग कोई प्रभाव नहीं डालता है। लू शेंग ने मन ही मन विश्लेषण किया। तथापि लू शेंग की नजर अंतरिक्ष भूतों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी, सभी चौथे दर्जे के थे। लेकिन अंतरिक्ष भूतों को भयानक बनाने वाली बात उनकी व्यक्तिगत शक्ति नहीं थी, बल्कि मृत्यु के प्रति उनकी निडरता और उनकी विशाल संख्या थी। चूंकि जीवन और मृत्यु के क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए
लू शेंग ने धीरे से कहा, और जीवन और मृत्यु का क्षेत्र तुरंत गायब हो गया। जीवन और मृत्यु के क्षेत्र की बाधा के बिना अंतरिक्ष भूतों द्वारा निर्मित चांदी की धारा लू शेंग की ओर और भी अधिक तेजी से बढ़ी। 5 तत्व अराजकता तकनीक। 5 तत्व क्षेत्र। लू शेंग के भीतर अचानक 5 तत्वों की एक मजबूत शक्ति प्रकट हुई, जिसने उसकी आंखों को भी ढक लिया। ये 5 तत्वों की शक्ति के कारण ही था कि लू शेंग के सामने सब कुछ बदलता हुआ प्रतीत हो रहा था। 5 तत्व। ये संसार, या यूं कहें कि संपूर्ण ब्रह्मांड, मूलतः साधारण पंच तत्वों में निहित है। यहां तक कि इस संसार के सभी पदार्थ पंच तत्वों से बने हैं। इसलिए 5 तत्वों का क्षेत्र होना चाहिए। इस कदर। जैसे ही लू शेंग की आवाज गिरी, उसके भीतर के 5 तत्वों की शक्ति ज्वार की तरह बाहर आ गई और तुरंत उसके चारों ओर 10 मीटर के दायरे को कवर कर लिया। उसी समय अंतरिक्ष भूतों द्वारा बनाई गई चांदी की धार पहले ही लू शेंग के पास पहुंच चुकी थी। इसके साथ ही ये 5 तत्वों की उत्सर्जित शक्ति से आच्छादित क्षेत्र के पास भी पहुंचा। सीनियर लू शेंग को अंतरिक्ष भूतों ने घेर लिया है। इस दृश्य को देखकर स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज के अंदर मौजूद नए छात्र चीखने लगे, यहां तक कि कुछ ने अपनी आंखें भी ढक लीं। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर लू शेंग भी इन अंतरिक्ष भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते? क्या हम सब यहां मर जाएंगे? कोई व्यक्ति अत्यधिक घबराहट के भाव के साथ बोलने से खुद को नहीं रोक सका। यहां तक कि दृढ़ इच्छाशक्ति वाले लोगों का भी दिल इस समय तेजी से धड़क रहा था। रुको, देखो, अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। वे अंतरिक्ष भूत सीनियर लू शेंग को छूते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। इस आवाज को सुनकर जिन लोगों ने डर के मारे अपनी आंखें ढक ली थीं, उन्होंने अपने हाथ खोल लिए और उस ओर देखने लगे जहां लू शेंग खड़ा था। उस क्षण उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष भूत लू शेंग पर हमला करना जारी रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही वे उसके चारों ओर 10 मीटर के दायरे में प्रवेश कर गए, ऐसा लगा जैसे किसी शक्ति ने उन पर ताला लगा दिया हो, और वे तुरंत बिखर गए। वे ब्रह्मांडीय शून्य में तैरते हुए यांत्रिक धूल के कणों में बदल गए। ये कैसी दिव्य तकनीक है! स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में अभी अभी दाखिला लेने वाले छात्र ये दृश्य देखकर दंग रह गए। तियान की स्टार पर पले बड़े होने के नाते वे ऐसे चमत्कारी उपाय कैसे देख सकते थे? लू शेंग शांति से खड़ा था, जबकि 5 तत्वों के दायरे का विस्तार जारी रहा, और लू शेंग की दृष्टि में एक प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी। डिंग! 5 तत्व क्षेत्र 5 तत्व क्षेत्र डोमेन में आगे बढ़ गया है। इस प्रकाश स्क्रीन को देखकर लू शेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। लू शेंग ने अपने सामने चांदी की धारा को देखा, एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत उसमें कूद पड़ा। उस क्षण लू शेंग एक मांस की चक्की जैसा लग रहा था, क्योंकि आसपास के अंतरिक्ष भूत तुरंत नष्ट हो गए और यांत्रिक धूल के कणों में बदल गए। ब्रह्मांड में सब कुछ 5 तत्वों से बना है, और लू शेंग का 5 तत्वों का क्षेत्र डोमेन अपने डोमेन के भीतर सभी पदार्थों को सबसे बुनियादी 5 तत्वों में परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार अंतरिक्ष भूतों का विनाश। कुछ ही मिनटों बाद अंतरिक्ष भूत दस्ता, जो एक धार की तरह था, 5 तत्वों के दायरे के भीतर सबसे बुनियादी पदार्थों में विघटित हो गया। इस प्रकार संकट का समाधान हो गया। लू शेंग स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज पर वापस लौटे, जहां नए छात्रों की अनगिनत प्रशंसा भरी निगाहों ने उनका स्वागत किया। तो ये 5वीं रैंक का शक्तिशाली व्यक्ति है। तो ये सीनियर लू शेंग है। सीनियर लू शेंग बहुत शक्तिशाली है। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी इंसान की शक्ति इस स्तर तक पहुंच सकती है। मैंने निर्णय लिया है कि स्टार रिवर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद मुझे सीनियर लू शेंग जैसा बनना होगा। स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज के भीतर का भय पहले ही दूर हो चुका था, केवल उत्साह और प्रशंसा ही शेष थी। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया, स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज को एक बार फिर नियंत्रित करते हुए पारगमन स्टेशन की ओर बढ़ गया। स्पेस घोस्ट स्क्वाड से मुठभेड़ के बाद आगे की यात्रा सुचारू और बिना किसी घटना के हुई। लू शेंग ने आसानी से सभी को ट्रांजिट स्टेशन तक पहुंचाया, फिर लाइव फैक्शंस में भर्ती हुए छात्र को लेकर उनके गंतव्य की ओर चल पड़ा। जीवन गुटों में लौटने पर लू शेंग ने सबसे पहले भर्ती कार्य प्रस्तुत किया और फिर लियू याओ को खोजने चला गया। लू शेंग चेन मोयुन द्वारा बताए गए मामलों में दखल नहीं देना चाहता था, क्योंकि वे 7वें स्तर के पारलौकिक से संबंधित थे, जबकि वह केवल 5वें स्तर पर था। एक बार दखल देने पर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। चेन मोयुन को मनाना संभव नहीं था, लेकिन वह जो सबसे अच्छा कर सकता था, वह था लियू याओ को स्थिति से अवगत कराना।
लियू याओ की प्रयोगशाला में लू शेंग से फैंग चांगचुन के बारे में सब कुछ सुनने के बाद लियू याओ की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से शांत रही। मैं इस बारे में शिक्षक को बता दूंगा, लेकिन इस मामले को यहीं खत्म होने दो। तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए, कुछ चीजें तुम्हारी पहुंच से बाहर होती हैं। अब आपको अपनी ताकत को जितना हो सके उतना बढ़ाने की जरूरत है। एक बार आपकी ताकत बढ़ जाए तो आप अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। लियू याओ ने लू शेंग को सलाह दी। लू शेंग ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच के मामले उन पर छोड़ दिए जाने चाहिए, और एकमात्र 5वें स्तर के व्यक्ति के रूप में इसमें शामिल होने से बचना सबसे अच्छा था। वैसे, क्या आपको अंत के भगवान की चेतना का एक टुकड़ा मिला? प्रारंभ में चेन मोयुन की स्थिति के बारे में लियू याओ को सूचित करने के बाद लू शेंग ने जाने का इरादा किया, लेकिन लियू याओ ने उसे रोक दिया। लियू याओ का प्रश्न सुनकर लू शेंग के चेहरे पर आश्चर्य और भ्रम की झलक दिखाई दी। आश्चर्य हुआ कि लियू याओ इतना कुछ जानता था, हालांकि उसे एहसास हुआ कि यह लियू याओ ही था जिसने निशान छोड़ा था, और यह समझ में आता था। यह भ्रम लियू याओ द्वारा आरोहण के भगवान को अंत के भगवान के रूप में संदर्भित करने के कारण था। शायद लू शेंग के संदेह को देखते हुए लियू याओ ने समझाया, अंत का प्रभु आरोही प्रभु का एक और शीर्षक है। मानव संघ के उच्च श्रेणी के पारलौकिक लोगों में से अधिकांश आरोही प्रभु को अंत का प्रभु कहते हैं। लू शेंग ने समझ लिया और सिर हिलाया। इसके बाद लियू याओ ने अंत के भगवान नाम की उत्पत्ति की व्याख्या करना शुरू कर दिया। आरोहण के भगवान मानव संघ से उत्पन्न प्रथम गैलेक्टिक जीवन रूप होने के नाते मूलतः उस समय के शीर्ष स्तरीय शोधकर्ताओं और उच्च श्रेणी के पारलौकिक लोगों की संयुक्त और मिश्रित इच्छा है, जो एक एकीकृत चेतन इकाई का निर्माण करती है। तब इसे उस समय मानव संघ की उच्चतम श्रेणी की तकनीक से सुसज्जित किया गया था, जिससे एक रणनीतिक हथियार का निर्माण हुआ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरोही भगवान की निद्रा प्रलय दिवस तारे को पराजित करने के कारण है, तथा प्रलय दिवस तारे की शक्ति का उपभोग करके 2 अन्य ब्रह्मांडीय जातियों से गैलेक्टिक जीवन रूपों को पीछे हटाना है। इस पर लू शेंग ने सिर हिलाया। ये जानकारी मानव संघ के नागरिकों के लिए सामान्य ज्ञान थी। फिर लियू याओ ने आगे कहा, गैलेक्टिक जीवन रूप विभिन्न ब्रह्मांडीय जातियों के लिए रणनीतिक हथियार के रूप में काम करते हैं। वे बेहद शक्तिशाली हैं और उन्हें खत्म करना मुश्किल है। आरोही के भगवान को अपनी शक्ति का लाभ उठाने और अन्य 2 गैलेक्टिक जीवन रूपों को पीछे हटाने के लिए प्रलय दिवस तारे के अवशेषों का उपभोग करना पड़ा। हालांकि गैलेक्टिक जीवन रूपों की जीवन शक्ति असाधारण रूप से भयानक है। आरोही के भगवान द्वारा भस्म होने के बाद भी प्रलय दिवस तारे के अवशेषों के भीतर छिपी इच्छाशक्ति ने एक खतरा पैदा कर दिया, जिससे आरोही के भगवान को उसकी इच्छा का मुकाबला करने के लिए सोने का विकल्प चुनना पड़ा। वर्षों से आरोहण का भगवान सोया हुआ है तथा अपने शरीर के भीतर प्रलय दिवस तारे की छिपी हुई इच्छा को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। लू शेंग के चेहरे पर धीरे धीरे आश्चर्य के भाव उभर आए। ये जानकारी उसके लिए नई थी। शुरू में उसने सोचा था कि आरोही के स्वामी की नींद सिर्फ 2 अन्य आकाशगंगाओं के जीवों को खदेड़ने के बाद हुए भारी नुकसान के कारण आई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसमें और भी कुछ है, जिसमें प्रलय दिवस तारे की अवशिष्ट इच्छाशक्ति भी शामिल है। वर्तमान में मानव संघ के यांत्रिक ट्रांसफॉर्मर्स द्वारा अपनाया गया मार्ग अनिवार्य रूप से आरोहण के भगवान को विश्वास प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जिसका उद्देश्य दबाव को कम करना और प्रलय दिवस तारे की इच्छा को नष्ट करने में मदद करना है। दुर्भाग्यवश हजारों वर्षों में आरोही के स्वामी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। एक गैलेक्टिक जीवन रूप होने के बावजूद आरोही के स्वामी ने एक छोटा रास्ता अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक गैलेक्टिक जीवन रूपों की तुलना में उनमें महत्वपूर्ण कमियां रहीं। इसके परिणामस्वरूप एक ही शरीर के भीतर आरोहण के भगवान की चेतना और प्रलय दिवस तारे की चेतना का सहअस्तित्व हो गया, जिससे आंतरिक अराजकता पैदा हो गई क्योंकि आरोहण के भगवान इसे नष्ट करने में असफल रहे। लियू याओ की आवाज लू शेंग के कानों में गूंजती रही, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती थी कि लियू याओ ने स्वर्गारोहण के भगवान को अंत का भगवान क्यों कहा था। दोनों इच्छाओं के बीच की अराजकता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या आरोहण के भगवान सफल हुए थे या प्रलय दिवस के तारे ने उनका स्थान ले लिया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से आरोही भगवान एक पूर्ण गैलेक्टिक जीवन रूप न होने के कारण प्रलय दिवस तारे की इच्छा के साथ संघर्ष नहीं कर सकते। वर्षों से कई लोग अनुमान लगाते रहे हैं कि आरोही भगवान की चेतना प्रलय दिवस तारे द्वारा काफी हद तक नष्ट हो गई है। इस बिंदु पर लियू याओ की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। यदि असेंशन गुटों के अनुयायियों के लगातार प्रयास न होते तो असेंशन के भगवान को पहले ही प्रलय दिवस तारे की इच्छा से प्रतिस्थापित किया जा चुका होता। तार्किक रूप से ऐसी स्थिति को मानव संघ द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए।
हालांकि मानव संघ की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आरोही प्रभु की शक्ति की अभी भी आवश्यकता है। ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय जातियों के बीच रणनीतिक संतुलन गैलेक्टिक जीवन रूपों की उपस्थिति द्वारा बनाए रखा जाता है। यद्यपि आरोहण का स्वामी सोता है, फिर भी एक गैलेक्टिक जीवन रूप के रूप में उसकी शक्ति बनी रहती है, जो कुछ ब्रह्मांडीय जीवन रूपों को रोकने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा आरोहण के भगवान की निद्रा न केवल स्वयं से बल्कि मानव संघ से भी उत्पन्न होती है। जैसे ही उसने कहा, लियू याओ ने लू शेन की तरफ देखा, जिसके शरीर में हल्की सी कंपन महसूस हुई। वह समझ चुका था कि लियू याओ की बातों का क्या मतलब था। वास्तव में लियू याओ ने आगे कहा, आखिरकार मानव संघ के उच्च अधिकारी यह नहीं जानते कि क्या हाल ही में जागृत हुए आरोहण के भगवान अभी भी वही हैं जो प्राचीन मानव पूर्वजों की इच्छा से बने हैं, या यह एक नया गैलेक्टिक जीवन रूप है जिसने आरोहण के भगवान अंत के भगवान के पुनरुत्थान को उधार लिया है। लियू याओ के शब्दों ने लू शेन का दिल जोर से कांप दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह मानव संघ के इतने सारे राज जान पाएगा। इसलिए हो सके तो ऐसे मामलों में न पड़ना। इस बार तुम भाग्यशाली थी क्योंकि मैंने अपने पीछे एक निशान छोड़ा था, वरना अंत के स्वामी के अवशेषों द्वारा छोड़ी गई अराजक इच्छाशक्ति की एक छोटी सी किरण भी तुम्हें मिटाने के लिए काफी होती। लियू याओ ने लू शेन की ओर देखा और शांति से कहा। फिर लियू याओ ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे दीप्ति की मुहर की गहन अंगूठी दे दो। लू शेन को नहीं पता था कि लियू याओ क्या करना चाहती है, लेकिन उसने आज्ञाकारी रूप से उसे दीप्ति की मुहर की गहन अंगूठी सौंप दी। गहन अंगूठी प्राप्त करने के बाद लियू याओ ने अपना हाथ लहराया और जीवन शक्ति की एक किरण अंगूठी में प्रवेश कर गई। ये काम पूरा करने के बाद लियू याओ ने अंगूठी लू शेन को लौटा दी। मैंने दीप्ति की मुहर में जो निशान छोड़ा था उसे पुनः प्राप्त कर लिया है। इस अवधि के लिए आपको जीवन गुटों के भीतर रहना चाहिए और लगन से साधना करनी चाहिए। बाहर जाने की कोशिश न करें, लियू याओ ने सलाह दी। लू शेन ने अंगूठी ली और सिर हिलाया। दरअसल लियू याओ की याद के बिना अगर कोई खास बात न होती तो लू शेन भी आसानी से लाइफ फैक्शंस नहीं छोड़ता। आखिरकार उसके पास सिस्टम पैनल तो था ही, उसे बस मेहनत करनी थी और सब ठीक हो जाएगा। एक बार जब वह और भी मजबूत हो गया तो वह दुनिया देखने निकल सकता था। अभी तो 5वें स्तर पर भी इस विशाल ब्रह्मांड में यह कोई खास बात नहीं थी। महिला ने खोज निकाला मधुमेह से बचने का आसान घरेलू तरीका, इंसुलेक्स डायबिटिक। कम से कम सुरक्षित रहने के लिए उसे 6ठे स्तर तक पहुंचना आवश्यक था। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। दीप्ति की मुहर में निशान फिर से भरने के बाद लियू याओ ने लू शेन को 3 और टोकन दिए। लू शेन को टोकन प्राप्त करते समय थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि 3 टोकन वे थे जो उसने जीवन गुटों में शीर्ष 100 तक पहुंचने के बाद प्राप्त किए थे, जिनमें गुमो मार्शल आर्ट्स ट्रू इंटेंट शामिल था। लियू याओ द्वारा उसे एक साथ 3 टोकन देना लू शेन की उम्मीदों से परे था। तुरंत लियू याओ ने कहा, बाद में मैं किसी से आपके निवास में सरनी को उन्नत करवाऊंगा। फिर से गुटों के भीतर रहो और लगन से खेती करो। इससे पहले जो दिव्य विसंगति हुई थी उस तरह के मामलों में शामिल होने से बचें। लियू याओ ने लू शेन को एक बार फिर सलाह दी। इस बार लू शेन को कुछ अलग महसूस हुआ। वरिष्ठ बहन मुझे जीवन गुटों के भीतर रहने और साधना करने के लिए लगातार आग्रह करती रहती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन गुटो या स्टार रिवर विश्वविद्यालय के भीतर कुछ घटित होने वाला है? और यह मामला जीवन गुटों को भी प्रभावित कर सकता है, या मुझे भी? लू शेन ने मन ही मन सोचा, लेकिन चाहे उसने कितनी भी सोच विचार की हो, वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। इसलिए लू शेन ने इस पर और विचार न करने का फैसला किया। चूंकि लियू याओ ने उसे जीवन गुटों में लगन से साधना करने की सलाह दी थी, इसलिए वह बस उसका पालन करेगा। आखिरकार ये लू शेन की खुद के लिए योजना थी। पीसने का काम ही उसे करना था। इसके बाद लू शेन ने लियू याओ को विदाई दी और अपने निवास की ओर वापस चले गए। लू शेन को जाते देख लियू याओ ने उससे अपनी नजरें हटा ली, घूम गई और प्रयोगशाला में गायब हो गई। जब वह पुनः प्रकट हुई तो वह एक विशेष स्थान पर थी। इस स्थान में एक सघन जीवन शक्ति लगातार निकल रही थी और एक वृद्ध आकृति वहां चुपचाप बैठी थी। उस वृद्ध आकृति में जीवन शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रही, जिससे उसमें से एक शक्तिशाली आभा निकलती रही। लियू याओ की आकृति धीरे धीरे उभरी। उस वृद्ध आकृति को देखते हुए उसने आदरपूर्वक झुककर कहा, गुरुजी। दरअसल उसके सामने खड़ी बूढ़ी महिला गुमो थी। आह, ये तुम हो, याओ। गुमो ने लियू याओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली।
लियू याओ ने धीरे से सिर हिलाया, गुमो के पास आए और उससे वह सब कुछ बताया जो लू शेंग ने उसे चेन मोयुन और रक्त युद्ध गुटों के बारे में बताया था। हालांकि उसके बोलने के बाद उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक के अलावा गुमो बिल्कुल शांत रहा। इससे लियू याओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुजी, क्या आप कुछ जानते हैं? हालांकि गुमो ने लियू याओ को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 50 साल बचे हैं। मुझे 8वें स्तर तक पहुंचना होगा। तब तक मैं जीवन गुटों के भीतर नहीं रह पाऊंगा। इन शब्दों को सुनकर आमतौर पर परिपक्व और स्थिर रहने वाली लियू याओ भी अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। एक बार जब मैं 8वें स्तर तक पहुंच जाऊंगा तो मैं स्टार रिवर स्टार सिस्टम के पीछे नहीं रह पाऊंगा, इसलिए। गुमो ने लियू याओ की ओर देखा। लियू याओ ने अपने होंठ भींच लिए। ये बात उसे बहुत पहले से पता थी। 8वें स्तर के ट्रांसेंडेंट पीछे नहीं रह सकते थे। इसका कारण ये था कि सबसे पहले पीछे उत्पादित संसाधन मूल रूप से 8वें स्तर के ट्रांसेंडेंट के लिए बेकार थे। यहां रुकने का मतलब था उनकी प्रगति को रोकना। दूसरे, 8वें स्तर के ट्रांसेंडेंट ब्रह्मांडीय जीवन रूपों के बीच मुख्य आधार थे और मानव संघ की अग्रिम पंक्ति में तत्काल आवश्यक लड़ाकू बल थे। ये भी एक दायित्व था जिसे मानव संघ के प्रत्येक 8वें स्तर के पारलौकिक को पूरा करना था। 8 स्तरीय शक्तिशाली लोग, चाहे यह उनका कर्तव्य हो या अधिक शक्ति की प्राप्ति की उनकी चाहत, वे अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्र में जाएंगे। वे अब पीछे नहीं रहेंगे। क्या आपको स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की प्रतियोगिता के दौरान 7वें स्तर तक पहुंचने का विश्वास है? इस समय गुमो ने अपनी चिंता व्यक्त की। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की प्रतियोगिता। लियू याओ की आंखों में व्याकुलता की एक झलक दिखाई दी। जीवन गुटों के भीतर छात्रों को प्रेरित करने के लिए आंतरिक प्रतियोगिताएं होती हैं तथा उन्हें साधना संसाधनों और अवसरों से पुरस्कृत किया जाता है। इसी प्रकार स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में भी प्रतियोगिताएं होती हैं। हालांकि ये प्रतियोगिताएं स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के भीतर विभिन्न गुटों के बीच होती हैं। स्टार रिवर प्रतियोगिता हर 300 साल में एक बार आयोजित की जाती है। हर बार स्टार रिवर विश्वविद्यालय के विभिन्न गुटों के छात्र इसमें भाग लेते हैं। अगली स्टार रिवर प्रतियोगिता तक अभी 60 साल बाकी हैं। 60 साल बाद मैं जीवन गुटों की देखरेख करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं जीवन गुटों की देखरेख के लिए किसी नए 7वें स्तर के पावरहाउस के बिना छोड़ देता हूं, तो मुझे डर है कि हमारी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना मुश्किल होगा। गुमो ने आह भरी और अपनी चिंताएं व्यक्त की। गुमो के पास 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए 50 साल से भी कम समय बचा है। जब वह समय आएगा तो वह स्वाभाविक रूप से जीवन गुटों को छोड़कर अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्र में चला जाएगा। जीवन गुटों के मार्गदर्शक स्वाभाविक रूप से जीवन गुटों के उत्कृष्ट छात्र होंगे। इसकी जिम्मेदारी लियू याओ पर आएगी। उस समय लियू याओ को जीवन गुटों की भारी जिम्मेदारी उठानी होगी। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में जीवन गुटों की स्थिति सुधारने की बात तो दूर, कम से कम उन्हें वर्तमान स्थिति को स्थिर तो करना ही होगा। आखिरकार स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में गुट की स्थिति स्टार रिवर यूनिवर्सिटी से समर्थन की ताकत तय करती है। अगर हम अगली प्रतियोगिता में 7वें स्तर तक नहीं पहुंच पाए, जीवन गुटों, इसकी देखरेख करने वाले 7वें स्तर के पावरहाउस के बिना, इसकी डोमेन सीमा कम से कम आधे से कम होनी चाहिए। अन्य गुटों की पुरानी चीजें लंबे समय से मुझ पर नजर गड़ाए हुए हैं, बस इस बात का इंतजार कर रही हैं कि मैं 8वें स्तर को तोड़कर अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाऊं, ताकि वे हमारे जीवन गुटों पर जमकर हमला कर सकें। इतने सालों से इन गुटों के लालच से बचने के लिए मैंने तुम्हें अपनी ताकत छिपाने पर मजबूर किया है, और ये तुम्हारे लिए कठिन रहा है। गुमो ने अपने सामने लियू याओ को देखा और धीरे से आह भरी। इस समय लियू याओ की मूल रूप से सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं और वह अपने पिछले शांत स्वभाव में लौट आई। गुरुजी, निश्चिंत रहें, 50 साल के अंदर मुझे 7वें स्तर तक पहुंचने का 70% विश्वास है। मैं उन लोगों को हमारे जीवन के गुटों से कोई फायदा नहीं उठाने दूंगा। लियू याओ की आवाज बहुत शांत थी, फिर भी उस शांति के भीतर एक दबंग आभा थी। 50 साल। लियू याओ की बातें सुनकर गुमो के चेहरे पर प्रशंसा की झलक दिखाई दी। मैंने हजारों सालों से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पढ़ाया है और मैंने स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में कई साल बिताए हैं। अगर आप 50 सालों के अंदर ही 7वें स्तर तक पहुंच सकते हैं, तो पूरी स्टार रिवर यूनिवर्सिटी को देखते हुए इतनी तेजी से पहुंचना वाकई असाधारण है। पूर्व सम्राट बाई के बाद दूसरे स्थान पर गुमो की प्रशंसा का सामना करते हुए लियू याओ ने कोई खुशी या अन्य भावनाएं नहीं दिखाईं, केवल एक शांत आचरण दिखाया। गुरुजी, लू शेन की प्रतिभा मुझसे कम नहीं है। 50 वर्षों के भीतर मुझे 7वें स्तर तक आगे बढ़ने का 70% विश्वास है,
और लू शेंग भी 50 वर्षों के भीतर छठे स्तर तक पहुंच सकता है, यहां तक कि मेरी तरह 6 ग्रह स्तर की साधना तकनीकों को एक तारकीय तकनीक में मिला सकता है। ये कहा जा सकता है कि लू शेंग अगला मैं ही हूं। इस प्रकार हमारे जीवन के घुटना केवल कमजोर नहीं होंगे बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत भी हो सकते हैं, लियू याओ ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर गुमो की मुस्कान और भी खिल उठी। अच्छा अच्छा अच्छा, गुमो ने लगातार 3 अच्छे शब्द कहे। आपके अगले मार्गदर्शक के रूप में और लू शेंग के जीवन गुटों के अगले प्रमुख शिष्य के रूप में हमारे जीवन गुट, जैसा कि आपने कहा, केवल बेहतर होंगे। गुमो ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आवाज आशा से भरी हुई थी। लू शेंग के वूलिंग स्टार में वापस लौटने के बाद लियू याओ द्वारा व्यवस्थित लोग जल्दी से लू शेंग के निवास पर आ गए और पिछले 4 स्तरीय निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्यूई सरणी को 5 स्तरीय बेहतर आध्यात्मिक क्यूई सरणी में बदल दिया। लू शेंग ने संकोच नहीं किया। चूंकि लियू याओ ने उसे इतने संसाधन दिए थे, 5 स्तरीय श्रेष्ठ आध्यात्मिक क्यूई व्यू रचना उसकी साधना क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकती थी। यहां तक कि गुमो के मार्शल आर्ट्स ट्रू इंटेंट वाले 3 टोकन भी थे जो लू शेंग को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थे। सरणी बदलने के बाद लू शेंग सीधे एक बंद खेती की स्थिति में प्रवेश किया। ये बंद खेती 1 वर्ष तक चली। 1 वर्ष बाद निवास के अंदर लू शेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके शरीर में प्रचुर जीवन शक्ति लगातार उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ा रही थी, साथ ही साथ उसकी दिव्य आत्मा को भी मजबूत कर रही थी। लू शेंग के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। एक विचार के साथ सिस्टम पैनल धीरे धीरे प्रकट हुआ। नाम लू शेंग, व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र अमर क्षेत्र 10/100, 5 तत्व स्टार दबाने वाली मुट्ठी मैक्स, 5 तत्व शरीर मैक्स, 5 तत्व अराजकता तकनीक मैक्स, 5 तत्वों का क्षेत्र 5100 LV4, जीवन और मृत्यु का क्षेत्र मैक्स, अमर तकनीक मैक्स, अमर तकनीक मैक्स, जीवन और मृत्यु तकनीक मैक्स, बेसिक मार्शल आर्ट महारत 1100 LV25। 6 ग्रह स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकें अपनी सीमा तक पहुंच गई हैं। लंबे सिस्टम पैनल को देखते हुए लू शेंग के होठों पर मुस्कान आ गई। 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद लू शेंग के लिए ग्रह स्तरीय ज्ञान का संवर्धन करना और भी आसान हो गया। आखिरकार जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता गया, ब्रह्मांडीयताओं की उसकी समझ में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिससे उसकी साधना स्वाभाविक रूप से और भी कुशल हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है गुरु गुमो से मिले 3 सच्चे इरादे वाले टोकन जो सीनियर सिस्टर ने मुझे दिए थे। उनके बिना अगर मैं 5वें स्तर तक भी पहुंच जाता तो भी मैं 1 साल के अंदर सभी 6 ग्रह स्तरीय ज्ञान को पूर्णता तक नहीं पहुंचा पाता। लू शेंग मंद मंद मुस्कुराया। गुमो के सच्चे इरादे वाले टोकन से मिलने वाले लाभ बहुत महत्वपूर्ण थे। बेशक ये व्यक्ति पर भी निर्भर करता था। अगर दूसरों के पास गुमो के सच्चे इरादे वाले टोकन होते भी तो जरूरी नहीं कि वे उनसे बहुत कुछ सीख पाते। लेकिन सिस्टम पैनल के साथ लू शेंग लगातार अंतर्दृष्टि को समझने और अवशोषित करने में सक्षम था। इस प्रकार 1 वर्ष के भीतर वह शेष 2 ग्रह स्तरीय ज्ञान को उनकी सीमा तक बढ़ाने में सक्षम हो गया। ये सोचते हुए लू शेंग ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और दुबई से आए कई लेन देन के संदेश पाए। इन लेन देन को एकत्रित करते हुए दुबई ने वर्ष भर में उसे 30,000 क्रेडिट हस्तांतरित कर दिए थे। वरिष्ठ भाई दुबई हैं। घड़ी पर दी गई जानकारी को देखते हुए लू शेंग ने असहाय भाव दिखाया। लू शेंग समझ गया कि यह दुबई का आभार व्यक्त करने का तरीका था। आखिरकार उसने दुबई को जो दिव्य आत्मा फल दिया था उसकी कीमत 10 लाख क्रेडिट थी। वरिष्ठ भाई दुबई के चरित्र के साथ वह संभवतः तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वह मुझे 10 लाख क्रेडिट हस्तांतरित नहीं कर देते। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया, फिर घड़ी बंद कर दी और सोचने लगा। सभी 6 ग्रह स्तरीय ज्ञान क्षेत्र पूर्ण हो चुके हैं। शायद मैं उस तीसरे मार्ग का अनुसरण कर सकूं जिसका उल्लेख द्वितीय भाई ने किया है। लू शेंग की आंखों में एक चमकदार चमक उठी। यांग झेन्युन के तीसरे मार्ग के अनुसार 6 ग्रह स्तरीय ज्ञान क्षेत्रों को एक तारकीय स्तरीय ज्ञान क्षेत्र में विलय करके वह 100 वर्षों के भीतर छठे स्तर तक पहुंच सकता था। और अब लू शेंग पहले ही 6 ग्रह स्तरीय ज्ञान क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त कर चुके थे। अगला कदम होगा इन 6 ग्रह स्तरीय ज्ञान क्षेत्रों को एक तारकीय स्तरीय ज्ञान क्षेत्र में मिलाना। वरिष्ठ बहन के अनुसार पूरे जीवन गुट ने उसे इस मार्ग पर सफल होते ही देखा है, इसलिए दूसरे भाई से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सीधे वरिष्ठ बहन से ही पूछ लेना चाहिए।
ये बात ध्यान में रखते हुए लू शेंग अपने निवास से निकलकर लियू याओ की प्रयोगशाला की ओर चल पड़ा। लियू याओ की प्रयोगशाला के अंदर। आपने कहा था आप उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण के लिए आवेदन करना चाहते हैं। प्रयोगशाला में लियू याओ के हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर एक अजीब सा आश्चर्य झलक रहा था। उसने लू शेंग की तरफ देखा, जिसने शांति से सिर हिलाकर जवाब दिया। लियू याओ ने लू शेंग की कलाई पकड़ ली और वह अपने शरीर में प्रवेश करती हुई एक ऊर्जा को महसूस कर सका। तुरंत ही लियू याओ की अभिव्यक्ति और भी विचित्र हो गई। क्या आपने सभी 6 ग्रह स्तरीय मार्शल आर्ट में निपुणता हासिल कर ली है? लियू याओ की आवाज अविश्वास से भरी थी। अगर उसने लू शेंग की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से जांच न की होती तो उसे लगता कि वह मजाक कर रहा है। लू शेंग को काम शुरू किए हुए कितना समय हो गया था? 1 साल पहले लू शेंग ने केवल 4 ग्रह स्तरीय मार्शल आर्ट में ही महारत हासिल की थी। सिर्फ 1 साल में उन्होंने 2 और सिद्धियां हासिल कर लीं। यह उस समय की उसकी अपनी गति से भी अधिक भयावह था। विशेष रूप से लू शेंग की साधना प्रगति को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करने के बाद लियू याओ का मन एक खतरनाक विचार से भर गया। लू शेंग की वर्तमान साधना गति से वह 30 वर्षों के भीतर 5वें स्तर से 6ठे स्तर तक पहुंच सकता है। नहीं, वह 100 वर्षों के भीतर 6ठे स्तर के शिखर तक भी पहुंच सकता है। जब यह विचार मन में आया तो लियू याओ स्वयं चौंक गई। आखिरकार पूरे स्टार रिवर विश्वविद्यालय को ध्यान में रखते हुए सम्राट बाई की साधना की गति भी लू शेंग जितनी तेज नहीं थी। लू शेंग की साधना की गति उस समय सम्राट बाई की तुलना में 2 गुनी थी। ये सोचते हुए लियू याओ की लू शेंग के प्रति निगाहें और अधिक जटिल हो गईं। फिर भी लियू याओ ने कहा, तार्कीय स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास करना निश्चित रूप से संभव है, लेकिन शुरू करने से पहले क्या आप जानते हैं कि तार्कीय स्तर की मार्शल आर्ट क्या है? लू शेंग ने अपना सिर हिलाया। वह इससे पहले इस स्तर के ज्ञान के संपर्क में नहीं आया था। लियू याओ ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और बताया, उत्कृष्ट स्तर की मार्शल आर्ट अनिवार्य रूप से एक मार्शल कलाकार की अपनी मार्शल आर्ट अंतर्दृष्टि से संघनित होती है, जिससे प्रत्येक मार्शल कलाकार की उत्कृष्ट स्तर की मार्शल आर्ट अद्वितीय बन जाती है। आप जिन 6 ग्रह स्तरीय मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं वे हमारे जीवन गुटों में सबसे पारंपरिक ग्रह स्तरीय मार्शल आर्ट हैं। इन पर कई वर्षों तक शोध किया गया है ताकि ये सबसे स्थिर टेम्पलेट बन सके जिन्हें तार्कीय स्तरीय मार्शल आर्ट में उन्नत किया जा सके। अधिकांश लोग केवल 3 ग्रह स्तरीय मार्शल आर्ट ही सीख सकते हैं। यदि वे 3 में भी निपुण नहीं हो पाते तो 6ठा स्तर उनके लिए लगभग असंभव है। जैसे ही उसने यह बात कही, लियू याओ ने अपनी कलाई हिलाई और उनके बीच 2 जेड स्क्रॉल तैर गए। इन 2 जेड स्क्रॉल में हमारे जीवन गुटों से 2 तार्कीय स्तर की मार्शल आर्ट शामिल हैं। लियू याओ ने धीरे से कहा, हमारे जीवन गुटों में केवल 3 लोगों ने 6 ग्रह स्तरीय मार्शल आर्ट को एक तार्कीय स्तरीय मार्शल आर्ट में विलय करने का मार्ग अपनाया है। एक मेरे गुरु के पूर्ववर्ती के गुरु थे, एक मेरे गुरु थे और दूसरे मैं स्वयं हूँ। इन 2 जेड स्क्रॉल में मेरे गुरु और मेरी मार्शल आर्ट की उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि समाहित है। इन्हें ले लो। जैसे ही लू शेंग ने 2 जेड स्क्रॉल को देखा, उसकी आंखें उत्साह से जलने लगीं। गुमो और लियू याओ की उत्कृष्ट मार्शल आर्ट की जानकारी प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं थी, वे अमूल्य थे। लू शेंग द्वारा 2 जेड स्क्रॉल स्वीकार करने के बाद लियू याओ ने सलाह दी, दूसरों की मार्शल आर्ट अच्छी हो सकती है, लेकिन वे कभी भी आपके द्वारा विकसित की गई मार्शल आर्ट की तुलना नहीं कर सकते। इन 2 उत्कृष्ट स्तर की मार्शल आर्ट को संदर्भ के रूप में उपयोग करें। अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से अंततः अपनी खुद की एक उत्कृष्ट स्तर की मार्शल आर्ट बनाएं। याओ ने लू शेंग की ओर देखा और उसे गंभीरता से याद दिलाया। लू शेंग ने सिर हिलाया। वह लियू याओ की बात अच्छी तरह समझ गया था। आखिरकार उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट एक मार्शल आर्टिस्ट की अपनी मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि का परिणाम होती है। अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे अपने मानसिक क्षेत्र के बोध के साथ मिलाना जरूरी होता है। इसके अलावा लियू याओ और गुमो द्वारा खोजे गए 6 बुनियादी ग्रहीय मार्शल आर्ट्स के आधार पर समझ के क्षेत्र उनके अपने क्षेत्रों से काफी भिन्न थे। बेशक कुछ मार्शल आर्टिस्ट ऐसे भी थे जो जीवन और मृत्यु के क्षेत्र और 5 तत्वों के क्षेत्र को समझ सकते थे, फिर भी भले ही वे समझ के एक ही क्षेत्र थे, प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्दृष्टि अलग थी, जिससे उनके डोमेन की भूमिकाएं भी भिन्न थीं। इससे ये तथ्य सामने आया कि हर किसी की तार्कीय स्तर की मार्शल आर्ट अनिवार्य रूप से अद्वितीय होगी। आप संदर्भ और आत्मसात के लिए पूर्ववर्तियों से अंतर्दृष्टि उधार ले सकते हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाए गए मार्ग पर चलना कतई संभव नहीं है।
गलत धारणाओं में पड़ना बहुत आसान था, जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वरिष्ठ बहन, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। लू शेंग ने गंभीरतापूर्वक दोनों जेड स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया और लियू याओ को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। लियू याओ ने धीरे से सिर हिलाया, उसके शांत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी जब उसने लू शेंग को देखा। अच्छी तरह से प्रशिक्षण लो, मुझे आशा है कि तुम मुझे और हमारे शिक्षक को निराश नहीं करोगे, लियू याओ ने धीरे से कहा। लू शेंग स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया, फिर अलविदा कहा और लियू याओ की प्रयोगशाला छोड़ दी और वुलिंग स्टार पर अपने निवास पर लौट आया। अपने निवास पर वापस आकर लू शेंग ने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण की स्थिति में प्रवेश किया। इस अवधि के दौरान उन्हें अन्य लोगों द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। लू शेंग ने सबसे पहले एक जेड स्क्रॉल निकाला और उसे अपने माथे पर रखा। एक पल में लू शेंग के दिमाग में एक दृश्य उभर आया। दृश्य में विशाल ब्रह्मांडीय स्थान को चित्रित किया गया था, जिसमें 1,00,000 मीटर जितना बड़ा ब्रह्मांडीय जीवन रूप इस तारों भरे आकाश में स्थित था। उसके चारों ओर ब्रह्मांडीय शून्य में तैरती हुई घनी क्षुद्रग्रह पट्टियां थीं। इस ब्रह्मांडीय जीवन रूप के सांस लेने और छोड़ने के साथ ये क्षुद्रग्रह पट्टियां एक महान शक्ति से प्रभावित होती प्रतीत हो रही थीं, जो प्राणी की सांस के साथ निरंतर हिल रही थी। इसके बाद लियू याओ की आकृति कॉस्मिक शून्य में प्रकट हुई। लियू याओ ने अपने सामने मौजूद ब्रह्मांडीय जीवन रूप को घूरा। उसकी पतली उंगलियों ने तुरंत मुहरें बना ली और उसके शरीर से एक अद्वितीय शक्ति फूट पड़ी। पुनर्जन्म, महान सम्राट सील। लियू याओ के मुंह से एक नाजुक चीख निकली। एक क्षण में लियू याओ के पीछे काले और सफेद प्रकाश की एक मोहर प्रकट हुई, जिसके साथ एक अविश्वसनीय रूप से भयानक शक्ति भी थी। हजारों किलोमीटर के दायरे में फैले क्षुद्रग्रहों की धूल को अपने अंदर समेटते हुए ये तुरंत ही बिखर गया। अगले ही पल प्रकाशशील ने ब्रह्मांडीय जीवन रूप की ओर तेजी से प्रहार किया। संपर्क में आते ही वह विशाल प्राणी तुरंत चकनाचूर हो गया। अंततः वह मांस और रक्त के टुकड़ों में परिवर्तित हो गया और आकाश और पृथ्वी के बीच बिखर गया। हौंफना, यह देखकर लू शेंग अपनी सांस रोक नहीं सका। तो ये सीनियर सिस्टर की तारकीय स्तर की मार्शल आर्ट है। सचमुच भयानक। दृश्य यही समाप्त हो गया और लू शेंग की चेतना वास्तविकता में लौट आए। इसके बाद लू शेंग ने दूसरा जेड स्क्रॉल निकाला और उसे अपने माथे पर रख लिया। लू शेंग के दर्शन में वह भ्रामक दृश्य पुनः प्रकट हुआ। हालांकि इस बार आंकड़ा लियू याओ से बदलकर गुमो हो गया। गुमो की वृद्ध आकृति ब्रह्मांडीय शून्य में खड़ी थी और उसके सामने लाखों चांदी की धाराओं का प्रवाह था, स्पष्टतः अंतरिक्ष भूत जिनसे लू शेंग बहुत परिचित था। हालांकि इन अंतरिक्ष भूतों की शक्ति लू शेंग के सामने आए भूतों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी और बड़ी संख्या में। फिर भी अंतरिक्ष भूतों के ऐसे भयानक समूह का सामना करते हुए गुमो ने केवल धीरे से मुस्कुराया, अपना हाथ धीरे से उठाया और शून्य में हल्के से दबाया। 5 तत्व, विनाश का मार्ग। गुमो के मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली और ब्रह्मांडीय शून्य से एक रहस्यमयी ऊर्जा फूट पड़ी। स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर के पंचतत्वों की शक्ति एक तार की मुहर में परिवर्तित हो गई, जो तुरंत अंतरिक्ष भूत वंश पर गिर पड़ी। गड़गड़ाहट। जहां भी 5 तत्वों की पाम सील पहुंची, सभी अंतरिक्ष भूत तुरंत चूर्ण विखंडित हो गए तथा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखर गए। ... हफ हफ हफ। लू शेंग दोनों दृश्यों से जाग गया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें बन रही थीं। क्या यही है उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट? चाहे वह सीनियर सिस्टर हो या मेंटर गुमो, जेड स्क्रॉल के भ्रामक दृश्यों को देखकर भी मुझे अजेयता का जबरदस्त एहसास होता है। उनकी तुलना में मेरी ताकत दानवों के सामने चींटी के समान है। लू शेंग ने गहरी सांसें ली। उसे शांत होने में कई मिनट लगे। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप दोनों जेड स्क्रॉल से जानकारी को पचाने लगा और धीरे धीरे मुख्य बिंदुओं को निकालने लगा। वरिष्ठ बहन की तारकीय स्तरीय मार्शल आर्ट में पुनर्जन्म क्षेत्र की आभा प्रतीत होती है, जो दर्शाता है कि उनकी प्रारंभिक समझ पुनर्जन्म क्षेत्र की थी। अमर तकनीक और अमर तकनीक को मूल में रखते हुए पुनर्जन्म क्षेत्र के साथ संयुक्त होकर उसने अंततः पुनर्जन्म के सम्राट की महान मुहर तैयार की। इसके अलावा मैं इसके भीतर अमर तकनीक की आभा महसूस कर सकता था। नहीं, ये होना चाहिए। अमर रक्त। लू शेंग लियू याओ के दृश्य को बार बार याद करते रहे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं का फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण करते रहे। छठे चरण तक पहुंचने के बाद व्यक्ति रक्त पुनर्जन्म कर सकता है। इसलिए वरिष्ठ बहन ने अमर रक्त को, जो रक्त पुनर्जन्म की अनुमति देता है, पुनर्जन्म के सम्राट की महान मुहर में शामिल किया।
अन्य पंचतत्व ग्रह तकनीकों के साथ अंतहीन चक्रण पंचतत्वों की परिक्रमा यह मारक शक्ति को और भी मजबूत बनाती है।